दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। तो ये धुआं वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, सानहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री वाला जो सानहा था उसकी JIT, उज़ैर जान बलोच की JIT और निसार मुराई की JIT जारी तो हो गई सिंध सरकार की जानिब से, लेकिन मामला है कि मज़ीद उलझता जा रहा है। वजह यह है कि वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर जनाब अली ज़ैदी साहब ने बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं सिंध सरकार के ऊपर। ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी सुन लें कि इन JITs के बाद उनका रद्द-ए-अमल क्या है और वो क्या मुतालबा कर रहे हैं। 4 लोगों ने ये दस्तखत करके ये रिपोर्ट भिजवा दी कि करनी है तो करें, साइन नहीं करनी तो नहीं करें, हमारे इनकशाफात ही हैं, हम इस पे खड़े हैं। पूछेगा ना MI, ISI, रेंजर्स, IB से कि भाई साहब ये आपके सिग्नेचर्स हैं इस डॉक्यूमेंट पे, वही वाले पहले 6 नाम, इसमें से एक नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का भी है, फरियाल तालपुर साहिबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मुराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है और शर्जील मेमन का भी है। ये 6 नाम लिखे हुए हैं, 4 आदमी ने साइन किया हुआ है और जो रिलीज करी रिपोर्ट इन्होंने, वो 6 नाम इसमें नहीं है। इसे कहते हैं जो कल रात को नबील गबूल साहब टीवी पे कह रहे थे कि इस रिपोर्ट में मिसिंग चीजें हैं, इसलिए साइन कर दी थी उन दोनों ने। एक्यूज डिस्क्लोज्ड that in 2011 Qadir Patel of PPP tasked the accused to kill Razak Commando as he had murdered Idi Amin, coordinator of Qadir Patel। ये भी लिखा है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के इस्तीफे के बाद मामला बिगड़ गए तो शर्जील मेमन और उज़ैर मुज़फ़्फ़र टप्पी सारे काम मुझसे करवाते रहे। ये लिखा है इसमें, ये इसने कन्फेस किया है। पैशनेट अपील करने लगा हूं चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 184(3) के तहत आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर, और ये सारी JIT मुझसे भी मांगे, उनसे भी मांगे, और जिन जिन लोगों ने इस पे साइन किया है उनको बुलाएं कोर्ट में और उनसे पूछें कि ये तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं और इस JIT में ये चीजें क्यों थी। अगर कोई नहीं करेगा अपने तौर पे भी जाके एक पिटीशन जमा कर। यानी अली ज़ैदी साहब ये वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि उज़ैर बलोच जान की जो JIT रिपोर्ट है वो नामुकम्मल है और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुओ मोटो एक्शन लें, तमाम लोगों को बुलाएं जिन्होंने JIT में खदमात सर अंजाम दी। नबील गबूल साहब का उन्होंने जिक्र किया था, वो क्या कह रहे थे ज़रा वो भी देख लीजिए। ये तो मुर्ज़ा वहाब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हीं से इसका जवाब ले लेते हैं। मुर्ज़ा वहाब साहब बहुत शुक्रिया। शामी साहब भी शरीक गुफ्तगू में, वो भी आपसे मुखातिब होंगे, उनका तज़किया में प्रोग्राम में शामिल करूँगा। सर-ए-दस्त तो ये कि जब नबील गबूल साहब ख़ुद कह रहे हैं कि इसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग हैं और अली ज़ैदी साहब भी जो उनके पास JIT रिपोर्ट है उसका हवाला देते हैं 6 नाम मिसिंग हैं और फिर सब कुछ हुकूमत के बगैर कैसे हो गया और नबील गबूल साहब की गवाही डल जाएगी, तो फिर मामला तो मशकूक हो जाता है ना सर, क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, अगर मामले को मशकूक बनाना है तो मशकूक बनाने के लिए तो मैं समझता हूँ बहुत सारे इश्यूज रेज किए जा सकते हैं। बुनियादी तौर पर अली ज़ैदी साहब इस मुगालते में थे कि शायद अनसाइन डॉक्यूमेंट जो है या इंजीनियर डॉक्यूमेंट जो है उसको JIT का दर्जा हासिल होता है और इसलिए अली ज़ैदी साहब ने फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पर खुदा की कसम खाई और खुदा की कसम खा के उन्होंने कहा कि तमाम बातें उसमें दर्ज हैं। मैंने जब पिछले हफ्ते अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये गुजारिश की थी कि अली ज़ैदी साहब गलत बयानी कर रहे हैं और JIT रिपोर्ट में कहीं भी इस तरह के मंदरजात दर्ज नहीं है। और जब कल एज पर द कमिटमेंट हमने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको पब्लिक किया, उसको हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अब अली ज़ैदी साहब की जो आज जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं देख रहा था, अली ज़ैदी साहब ने खुद इस बात का इकरार किया कि जी एक JIT नहीं है, 3 JITs हैं। आप, मैं समझता हूँ किसी भी जो बंदा कानून को समझता है, जिसने माजी में JITs के साथ डील किया हो,
वो आपको बता देगा बड़ा आसानी के साथ कि JIT एक ही होती है। JIT का मतलब है जॉइंट इंटेरोगेशन टीम, उसका एक सरबराह होता है और कमेटी के मेंबरान होते हैं, और वो सरबराह एक कमेटी को फाइनलाइज करके तमाम मेंबरान के दस्तखत के साथ जो मजाज अथॉरिटी है उसको वो कागज जमा करा देता है। उजैर बलोच के केस के अंदर भी एग्जैक्टली ये तमाम चीजें हुई कि उस कमेटी के 7 मेंबरान थे, उस टीम के 7 मेंबरान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को फाइनल किया, इंटेरोगेशन को फाइनल किया, और फाइनल करने के बाद वो डॉक्यूमेंट उन्होंने होम डिपार्टमेंट के पास जमा करा दी, जिसकी ओरिजिनल कॉपी आज भी सिंध गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। चले ये बात आपकी दुरुस्त है, हो सकती है दुरुस्त हो, लेकिन अली जैदी साहब चले मान लिया कि वो दूसरी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, नबील कबूल साहब जब खुद कहेंगे कि इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, तो फिर तो इसमें मेरा या अली जैदी का कसूर नहीं रह जाएगा ना? अच्छा, बिल्कुल आपका सवाल बजा है। देखिए, बेसिक चीज ये है कि ये जो सरकारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इसकी एक्सेस तो किसी के पास नहीं होती। मैं चूंकि उस जमाने में जो एपेक्स कमेटी होती थी उसका मैं हिस्सा था बहैसियत मुशीर कानून की, इसलिए मेरे पास वो एक्सेस थी। तो मैं उस जमाने में भी ये कहता था कि जो इल्जाम तराशी की जा रही है वो गलत है। आज भी मैं ये कहता हूँ, क्यों कहता हूँ कि मैंने वो डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड व्हाइट देखा है, मैंने वो कागजात देखे, कागजात का मुताला करने के बाद मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अली जैदी साहब की बात इसलिए गलत है अजमल कि ये तो नहीं हो सकता ना कि वो कहते हैं कि जी एक JIT रिपोर्ट बनी थी जिसमें किसी का दस्तखत नहीं है। आप मुझे बताएं, क्या दस्तखत के बगैर कोई JIT रिपोर्ट बन सकती है? वो डॉक्यूमेंट किसने क्रिएट किया, वो डॉक्यूमेंट कहाँ से आया, वो किसकी इख्तिरा है, अली जैदी साहब को वो डॉक्यूमेंट किसने दिया, उनकी पोजीशन में किस तरीके से आया, अली जैदी साहब किस तरीके से कन्विंस्ड हैं, किस बेसिस पर वो कहते हैं कि वो जो अनसाइंड एक इंजीनियर्ड क्रिएटेड डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है। फिर अली जैदी साहब कहते हैं वो तो इतने पूरे तमाद हैं कि वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस सुमोटो लें, मैं ये तमाम तर मामला लेकर वहाँ जाऊँगा और वहाँ साबित करूँगा कि क्या हकीकत है। अगर वो ये सवाल पूछते हैं कि हुकूमत की आशीर्वाद के बगैर कोई शख्स इतने बड़े बड़े काम कैसे कर सकता है, जो कि जेन्युइन सवाल है, मर्जी के SHO लगवाना वगैरह वगैरह, तो ये सवाल पूछने पर आप रद्दमल में कहते हैं उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। सईद गनी साहब ने उन्हें एक बड़े अजीब लफ्ज़ से नवाज दिया, जो कि मैं दोहराना भी नहीं चाहता एहतराम की वजह से, तो ये तो कुछ तर्ज ठीक नहीं है ना जी? नहीं, देखिए, सईद गनी साहब का जो स्टेटमेंट जिन्होंने आज दिया अली जैदी साहब के हवाले से, वो जुल्फिकार मिर्जा साहब के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये कैसे हो सकता है कि जो उनका इत्तेहादी है उसके बारे में वो कोई बात ना करें, उसको क्लीन चिट दे दें, जो कि एक्चुअली आज भी अपनी रिलेशनशिप को उन लोगों के साथ ओन करता है। और वो जो तबादले हैं पुलिस वालों के, उनकी अगर आप तारीख वगैरह देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उस जमाने में सिंध हुकूमत का होम डिपार्टमेंट कौन चलाता था और कौन सबसे ज्यादा पावरफुल उस जमाने में आदमी था। देखिए अजमल, मैं बड़े एहतराम के साथ ये कहना चाहूंगा कि ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस जो होती है उसकी सैंक्टिटी होती है, जो ऑफिशियल कागज है उसकी सैंक्टिटी होती है। मैं उस ऑफिशियल कागज के ऊपर बात करूंगा। मैं आज डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दूं कोई, और उस डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद मैं इल्जाम अली जैदी साहब के ऊपर लगा दूं, कोई ना कोई ऑफिशियल सैंक्टिटी होनी चाहिए किसी चीज की, और वो तभी वो आदमी जो वजारत दाखिला को हेड कर रहा था, जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं, वो आदमी आपकी जमात से ही था ना, उस आदमी के ताल्लुकात आपकी आला क़यादत से थे ना। वो आदमी कैसे एक तरफा फैसले कर सकता है जब तक कि आला क़यादत की आशीर्वाद या आला क़यादत की दस्ते शफ़क़त ना हो? इंडिविजुअली अगर आप लाइसेंस दे सकते हैं हज़ारों नहीं लाखों, और दर्जनों SHO SPs और दीगर मामलात हो सकते हैं, पुलिस वैन्स यूज़ करके एतराफ़ी बयान में कहा जाता है कि लोगों को कत्ल किया गया, गटर में लाशें फेंकी गई, तो ये कोई शख्स ज़ाती तौर पर तो नहीं कर सकता ना, वो तो पार्टी के शेल्टर हो तो करेगा। सर, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया अजमल। पार्टी के डिफरेंसेस थे उन साहब से, जब भी तो पार्टी ने बाद में बेदखल किया उनको, तभी तो पार्टी ने किनारा कशी इख्तियार की उनके बयानात से, उनकी पॉलिसी से। ये भी तो रिकॉर्ड पर है ना चीजें। आपको याद होगा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने बरमला कहा था कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आसिफ जरदारी की वजह से हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ पीपल्स पार्टी की वजह से हूँ, ये जो कपड़ा मैंने पहना है, जो मेरे बच्चे कपड़ा पहनते हैं, ये भी आसिफ जरदारी की तरफ से है। लेकिन कोई ना कोई फैक्टर्स ऐसे हुए ना जिसके बाद उन्होंने, उसी आदमी ने, उसी आसिफ जरदारी और उसके खानदान के खिलाफ बुरी बुरी बातें करना शुरू कर दी। तो जो राहें जुदा हुई वो इन्हीं गलत पॉलिसीज की वजह से हुई ना। ही वाज अनकंट्रोलेबल। शामी साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। मुर्तज़ा साहब, मुर्तज़ा साहब ये बताइए मुझे कि आपके पास कानून का महकमा भी रहा, और ये सारी जब JITs की रिपोर्टें आ गई उसके बाद फिर कानूनी तौर पर हुकूमत सिंध ने क्या इक़दाम किया और किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाया?
अच्छा शामी साहब, ये जो JIT बनती है ये दहशतगर्दी कानून के तहत बनती है। इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है होम डिपार्टमेंट। उसके अंदर टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो कानून के तहत बनते हैं वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करती है। जब JIT अपनी इंक्वायरी को कंप्लीट कर लेती है, और आपको याद होगा उस जमाने में प्रिवेंटिव डिटेंशन होती थी 90 रोज की, कि 90 रोज के लिए हिफाजती तहवील में इदारे जो है किसी शख्स को रख लेते थे, उसके साथ इंटेरोगेशन होती थी। इंटेरोगेशन के बाद वो कागजात होम डिपार्टमेंट के पास जमा कराए जाते थे। इन तीनों केसेस के अंदर वो जो इंटेरोगेशन कंप्लीट हुई वो होम डिपार्टमेंट के पास जमा हुई, और होम डिपार्टमेंट ने उसके बाद थ्रू IG जो कार्रवाई करनी होती है वो कार्रवाई की गई। जैसे मैं बल्दिया टाउन केस के हवाले से आपको कहूं कि जो ओरिजिनल JIT है वो अदालत में एंटी टेररिज्म कोर्ट नंबर 7 में गालिबन इस वक्त सब जुडिस है जहां पर वो केस चल रहा है। उजैर बलोच के हवाले से चूंकि मल्टीपल केसेस थे तो इसलिए उसकी ओरिजिनल JIT आज भी इंस्पेक्टर जनरल के ऑफिस में मौजूद है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पर मौजूद है, और डिफरेंट केसेस जिसके अंदर उजैर बलूच मतलूब हैं उसके अंदर कानूनी चाराजोई की जा रही है, जिसमें से एक केस उनका मिलिट्री कोर्ट में चला था और गालिबन शायद उसमें 12 साल की सजा उजैर बलूच को दी गई थी, जिसकी सजा वो काट रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा निसार मोराई की जो JIT रिपोर्ट थी वो तो मुर्तजा साहब ये जो सारे मामलात हैं जी शामी साहब नहीं, एक मिनट अजमल देखें, ये गोया ये मामलात इतना अरसा गुजरने के बावजूद किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। ये हमारे जुडिशल सिस्टम का कसूर है या इस्तगासा जो है उसकी कमजोरी है? ये आपने शामी साहब मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, और मैं समझता हूँ इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं। बुनियादी तौर पर अगर आप दहशतगर्दी के कानून का मुताला करें वो तो कहते हैं कि 7 रोज के अंदर आपको सजा देनी है, सजा नहीं मतलब केस का फैसला सुनाना है दिस वे और दैट वे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी 14-14, 15-15 साल पुराने केसेस हमारी अदालतों में सब जुडिस रहते हैं। अब अदालत से तो सवाल ना हुकूमत पूछ सकती है ना पार्लियामान अनफॉर्चुनेटली पूछ सकता है, बिकॉज वो एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। बट मैं समझता हूँ बहसियत कानून के तालिब इल्म के कि इस वक्त हमारे मुल्क का एक अहम इशू ये है कि अदालत के अंदर जल्दी ही फैसले नहीं हो पाते, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की कमजोरी की वजह से हो, इन्वेस्टिगेशन की कमजोरी की वजह से हो, या अदालती जो प्रोसेस हमारा इतना लंबा हो गया उसकी वजह से हो। मैं समझता हूँ कि हमें अपने मामला को रिजॉल्व करने के लिए अच्छा मुख्तसर ये फरमाइएगा कि जो निसार मोराई की JIT है उसके बारे में सोशल मीडिया पर भी गर्दिश करी थी, खुद मैंने भी देखा, कल तक तो देखा था कि 2 जो अरकान है JIT के उनके दस्तखत नहीं है जो उसका टाइटल है, उसकी क्या वजूहात हैं? क्योंकि अली जैदी साहब दस्तखत की दूसरी कहानी भी एक सुना रहे हैं वैसे। अच्छा, मैंने निसार मोराई की JIT के लिए दूसरी कहानी कोई अली जैदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मैं दूसरा रेफरेंस यूज़ करता, वो जो JIT उजैर बलोच की उसके बारे में बात कर रहा था। अभी मैं निसार मोराई का सवाल आपसे पर्टिनेंट पूछ रहा हूँ। जी, निसार मोराई की मैंने भी जो JIT देखी है उसके अंदर 7 में से 5 जो अफसरान हैं उनके दस्तखत हैं और वो डॉक्यूमेंटेड है, वो डॉक्यूमेंटेड चीज और 2 के नहीं है, 2 के नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है। क्यों नहीं है इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं होम डिपार्टमेंट से चेक कर लूंगा और चेक करके आपको जवाब दे पाऊंगा। मैं कोई इसके अंदर इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। बहुत शुक्रिया मुर्जा वहाब साहब, उन्होंने इतराफ़ किया कि बिल्कुल निसार मोराई की JIT में 2 अहम लोगों के दस्तखत नहीं हैं, एक पाक रेंजर्स के नुमाइंदे के दस्तखत नहीं है और दूसरा मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो नुमाइंदे थे उनके दस्तखत नहीं है। ISI, IB और CID और स्पेशल ब्रांच के दस्तखत अलबत्ता इसमें मौजूद हैं। शामी साहब ये तो मामला उलझ गया है। नहीं देखिए, आप एक बात सुनिए जी, फरमाएं कि ये जो JIT की रिपोर्ट्स हैं अब ये मुकदमे चल रहे हैं, अदालतों में हैं। अब वो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कोई टाइम फ्रेम दे। अदालतें जो हैं वो कानून के मुताबिक फैसले नहीं कर रही। इतनी मुद्दत, एक मामले में 250 से जायद अफराद जो हैं उनको हलाक किया गया, जिंदा जला दिया गया। ये कह रहा है 198 अफराद, उसने कहा मैं इतराफ किया, कत्ल किया उनको। इन्होंने कत्ल कर दिए, कत्ल किया। और इतने मकरूह जराइम जो हैं और उनके जिम्मेदार जो हैं और उनके जो मुल्ज़म हैं, अभी तक हमारा कानून जो है उनको गिरफ्त में नहीं ले सका, उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सका। असल तो बुनियादी नुक्ता ये है, बिल्कुल ठीक है, इसी नुक्ते को आगे बढ़ाता हूं मैं।
जी बात कर लें शामिम साहब, पूरी आप बात कर लें, फिर वसीम बदामी साहब आए। एक मिनट पहले, उज़ैर बलोच हैं, देखिए उज़ैर बलोच हैं, जो भी वो कहें, जो उनका बयान है वो आप बिला तस्दीक उसको दूसरों के बारे में कैसे तस्लीम कर सकते हैं? मसलन मैं किसी मामले में उलझ जाऊं और मैं कहूं कि मुझसे ये काम जामी साहब ने कराया है, तो बिला सोचे समझे जामी साहब की गर्दन पे साफा कैसे डाल लिया जाएगा? यही तो कादिर पटेल साहब ने आज कहा, वो दूसरों को नाहक भी फंसा सकता है अपने साथ। तो ये सारी तहकीकात है, इसके आगे बढ़ना होता है, शवाहद इकट्ठे होने होते हैं, फिर फैसले होने होते हैं। लेकिन आप जरा गौर करें कि हमारी जो अदालतें हैं, ये बड़ा छोटे छोटे मुकदमे जो हैं, हाँ, उनका नोटिस लिया जाता है और ऐसे बड़े बड़े मामलों में देखा जाता है 59 अफराद उनका नोटिस नहीं लिया जा रहा है। ये बड़ी अहम बात। अच्छा, वसीम बदामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तज्ज़िया निगार, और बिलखुसूस कराची के मामलों पर इनकी बड़ी दस्तरस है। और जहाँ तक कादिर पटेल साहब ने कहा था कि उज़ैर बलोच की तस्वीर तो मौलाना तारिक जमील, मारवी मेमन और शाहिद आफरीदी के साथ भी हैं, तो वसीम बदामी की तस्वीरें भी उनके अहले खाना के साथ हैं, उन्होंने इंटरव्यू कर रखा है उनका। वसीम साहब, ये जो शामी साहब ने जिस नुक्ते पर बहस को ख़त्म किया वो बड़ी अहमियत की हामिल बात है। क्यों नहीं इतनी अहमियत के हामिल मामलात आगे बढ़ पाए और करारवा की सज़ा इन लोगों को क्यों नहीं हो पाई? वजूहात आपको क्या नज़र आती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत सलाम आपको भी और शामी साहब को भी। देखिए, एक तो ज़ाहिर है इस सवाल का तो जवाब वही पाकिस्तान निज़ाम की खामियों में है, उसमें छुपा हुआ है। ज़ाहिर है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जिनकी तरजीहात जो है वो इदारों की रिफॉर्म्स करना होनी चाहिए थी, या जिनकी तरजीहात अपनी सफ़ों में इस्लाह करनी होनी चाहिए थी, हमें अनफॉर्चुनेटली हमेशा लगा कि वहाँ तरजीहात जो है वो कभी टिकट्स बनाने में और कभी डैम बनाने में नजर आई। तो ज़ाहिर है जब सारे का सारा सिस्टम ही फ्लॉड होगा तो फिर उसमें ऑप्टिक्स पे ही जब काम होगा तो फिर नताइज नहीं आएंगे। अब ये तो उज़ैर बलोच का जो मामला ये इतना मुज़िका खेस और इतना ज्यादा खौफनाक और हौलनाक है कि आप यकीन मानिए, अगर मैं आपको कराची की दास्तानें बताऊं तो आपको लगेगा कि कोई फिल्म की दास्तान मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सब कुछ होता रहा, आज तो कम से कम ये सवाल कर रहे हैं ना कि भाई ये मामला अंजाम तक नहीं पहुंचा। कल तक तो ये भी नामुमकिन लगता था कि ये उज़ैर बलोच कभी जेल की सलाखों के पीछे भी होगा। तो बहरहाल अब जब ये हो गया है तो आई होप के मामला तो ये आगे बढ़ जाए, लेकिन क्यों नहीं हो पाया अब तक, मेरा ख्याल है इसका जवाब जो हमारे निज़ाम की खराबियों में छुपा हुआ है। इसमें झोल जो है, जो अली ज़ैदी साहब जिनका आप इशारा कर रहे हैं और जो जवाब पे मुर्ज़ा वहाब साहब दे रहे हैं, आपने भी इन इवेंट्स को शुरू से देखा हुआ है, वाक़तन कोई बुनियादी झोल रह गए हैं, वाक़तन कुछ चीज़ें मिसिंग आपको लगती हैं या कोई पर्दापोशी करने की कोशिश की गई है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसमें, यानी एक तो होता ना कि यानी देखिए, मुझे अगर आप मुझसे खुलासा पूछें बड़ी लंबी बहस में, तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है ना कि पीपल्स पार्टी मुजरिमाना हद तक गफलत की मुर्तकिब हुई। पूरी पीपल्स पार्टी आला तरीन क़यादत से लेके, अगर हम ये मान लें, और जो कि मेरी भी राय है कि आसिफ ज़रदारी साहब या पीपल्स या उन आला तरीन क़यादत के कहने पर ये खत्तो गारतगिरी इस अंदाज से नहीं भी होती थी, तो नजर आ रहा था कि एक आदमी जो कि सूबे का वजीर दाखिला है, वो एक टेररिस्ट ग्रुप को ओन कर रहा है। वो तकरीर में कह रहा है कि यार मैंने तुम लोगों को 3 लाख लाइसेंस दिए हैं ना, और वो लाइसेंस मैंने शादियों में चलाने के लिए थोड़ी दिए। वो तकरीरों में ये कह रहा है कि देखो यार, ये बलोच लड़के मारते हैं ना, तो अब जब तुम बलोच असला उठाओगे ना तो तुमको तो महाजिर ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ गोली चलाओगे महाजिर ही मरेगा। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी चुप रही इस पर, पीपल्स पार्टी ने एक्शन नहीं लिया इस पर। बाद में इख्तलाफात भी हुए जुल्फ़िकार मिर्जा से, वो अलहदा मामला पर हुए। तो इस हद तक तो मुजरिमाना गफलत और ये सारे है ना, जिससे पीपल्स पार्टी को कैसे इस बारे में ब्लेम नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इन रीजन की वजह से आई एम श्योर पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश तो की है इस मामले को डिले करने की और जितना मुमकिन हो सके इसमें रखना डालने की। बहुत शुक्रिया वसीम बदामी साहब। शामी साहब, एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से हमने बात करनी है। वो कराची वालों के हकूक़ के लिए बाहर निकले हुए धरने वालों के साथ बैठे हुए कि इलेक्ट्रिक बिजली फराहम नहीं कर रही, और वो कहते हैं JIT से हमें कोई सरोकार नहीं, पानी और बिजली दी जाए। और फिर इन्हीं मामलात पर, यानी JIT की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाते हुए जो बात आप उठा रहे हैं कि कानूनी तौर पर क्या स्टैंडिंग है, उस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, आपकी एक बात अधूरी रह गई है, मैं लेता हूँ उससे साथ में। अभी हमें ज्वाइन किया जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने। वो ये फरमाते हैं कराची वालों को JIT से सरोकार नहीं, पानी और बिजली की ज़रूरत है। बिजली नहीं दस्तयाब के इलेक्ट्रिक ख़िलाफ़ एक मुजाहरे में वो ख़ुद भी शरीक हुए और बड़ी धुआंधार तकरीर की, तो उन्हीं से सुन लेते हैं कि मामला है क्या। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यानी JIT से सरोकार नहीं है आपको, क्यों भाई? जी बहुत बहुत शुक्रिया जामी भाई, और अदब से सलाम अर्ज करता हूँ शामी साहब की खिदमत में। पहली बात तो ये कि देखिए, कराची वाले कराची वाले इस वक्त इस बात से कतन
कोई सरोकार नहीं रखते और न ही उनको इससे कोई फायदा पहुंचने वाला है कि JIT में क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था। कराची इस वक्त तड़प रहा है, उसे बिजली नहीं मिल रही है। कराची तड़प रहा है, उसके पास पानी नहीं है। कराची तड़प रहा है कि यहाँ पर कत्लो गारत की कार्रवाइयां दोबारा शुरू हो गई हैं, नामालूम अफराद फिर से नजर आ गए हैं, स्नाइपर फायरिंग हो रही है, लोगों को कत्ल किया जा रहा है। रेंजर्स 3 मकामात पर, वो तो घोटकी का और एक इलाका और था कराची के बाहर, लेकिन कराची में भी रेंजर्स पर हमले किए गए हैं। तो कराची वाले फिर से खौफजदा हैं, उनको अमन चाहिए, सुकून चाहिए। और जिन्होंने JIT जो रिपोर्ट पे जिनके नाम है और जो भी JIT में लोग होंगे, उनसे जाहिर है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे निमट चुके हैं और अब वो अदालतों में अपनी सजाएं भुगतेंगे। लेकिन इस वक्त तो कराची वाले दोहरी सजा भुगत रहे हैं। एक तो ये कि वो ये सजा भुगत रहे हैं कि उनको बड़ी खुशहाली के दिनों की तवक्को थी, वो दिन अब तक नहीं आए हैं और वो काफी वक्त बदल रहा है, वो दिन नहीं आ पा रहा है। कलामी की माजरत, आप खुद हुकूमत का हिस्सा हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी आपकी मुलाकात हुई जाती है, तो ये तो जो वफाकी वज़ीर तवानाई के, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि हो ही जाती है। जी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो वो वफाकी वज़ीर जो है तवानाई के या बिजली के, वो आप ही की सरकार से हैं, आप PTI के टिकट से वो लड़े हैं और PTI के वज़ीर हैं, उनसे बात करेंगे। कराची में बिजली नहीं मिल रही साहब। असल में बात ये है जामी भाई कि हमारे यहाँ जमहूरी कल्चर कुछ इस तरह से हो गया है कि अगर हम अपनी जमात में रहते हुए किसी चीज पर तनकीद करते हैं तो उसे मुखालिफत तस्वुर किया जाता है, जबकि इख्तिलाफ राय और मुखालिफत में बड़ा फर्क होता है। तो हम ये मकसद ये कि अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तहरीक इंसाफ की से इख्तिलाफ कर रहा हूँ या मुखालिफत कर रहा हूँ। हाँ, मेरी एक राय है, मैं कराची का कोई अनजान बच्चा नहीं हूँ, मैं कराची का बड़ा जाना भजाना बच्चा हूँ। बिल्कुल, और कराची वाले मुझे अच्छी तरह जानते हैं। ये बाकी हमारे जितने 13 MNA थे अपनी जगह पर, लेकिन ये 14वां जो MNA है इसको बहुत अच्छी तरह जानती है, पहले भी MNA रह चुका है। इसको मालूम है कि क्या कराची किस तरह से चलता है और किस तरह से चलाया जाता है। तो दुख इस बात का ये हो रहा है कि हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और हमें फिर अवाम में जाना है। अगर हम फिर अवाम में जाएंगे और डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो अवाम, ये कराची के बड़े बाशऊर हैं, शामी साहब जानते हैं, ये वो अवाम है जिसने अजहर खान साहब का इस्तकबाल ऐसा किया था जो मंसूर तक उनका सिर्फ काफिला रुका नहीं था, उसके बाद फिर अजहर खान साहब की नजर नहीं आए। ये वही कराची है। मुझे यूं लग रहा है कि शिकवा आपका कप्तान से नहीं है, शिकवा शायद टीम से आपको। क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, मुझे टीम से शिकवा, कप्तान से मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि कप्तान से मेरी जो क्या आपने कहा हो ही जाती है मुलाकात, और कप्तान से जो भी मुलाकात हमेशा रही है उसमें कप्तान ने अपने दर्द का इजहार किया कराची से और कप्तान को मोहब्बत है कराची से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन टीम से मुझे बहुत शदीद किस्म का इख्तिलाफ। तो टीम में किस से शिकवा है आपको, ये भी बता दें। नहीं डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? कोई लाहे अमल होगा, कोई आपका मुतालबा होगा ना कि ये इकदाम करने चाहिए? जी मैं बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया जी। मैं ये चाहता हूँ कि देखें, कराची के मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बनानी चाहिए। उनको ये इख्तियार दिया जाना चाहिए कि वो कराची के जो जाहिर और नजर आने वाले मसाइल हैं उन पर वो मुताल्लिका इदारों से जाकर राब्ता कायम करे। ये पाला बाड़ी जो बातें हो जाती हैं कि उमर अयूब खान साहब से हम पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि कराची में बिजली कैसे आएगी, तो कहते हैं मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है कराची की बिजली से। तो भाई फिर हमें कैसे पता चले किससे ताल्लुक है किसका? उसके लिए कम अज कम, अब जैसे कि कराची में आपने देखा होगा कि हमारी एक इत्तेहादी तंजीम है, वो MKM है, उससे जब मिलने के लिए जाते हैं तो आपको आमिर लियाकत कभी नजर आते हैं उस वक्त के अंदर कहीं नजर आते हैं आपको? उसमें वो लोग वक्त में शामिल होते हैं जो MKM की साइकी से वाकिफ नहीं है, जिनको पता नहीं MKM से बात किस तरह करनी है। तो ये वो सारी बातें हैं कि जिन पर मुझे बहुत दुख है, मैं रंजीदा हूँ कि मुझे ये लोग कराची में कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पर मैं इनके लिए सूदमंद साबित हो सकता हूँ, जहाँ मैं बात कर सकता हूँ। कराची के अवाम को, कराची के लोगों को, ये ज्यादातर यहाँ पर आपको मालूम है कि उर्दू स्पीकिंग महरूम तबका है कि जिसको एक तरीके से वो सब कुछ नहीं मिल सका कि वो चाहते थे, और उन पर जिन्होंने राज किया, हम भी थे उस जमाने में, हम अपनी गलतियों का इतराफ करते हैं। हम ये नहीं कि हम अपनी गलतियों का इतराफ ना करें, लेकिन हम थे तो तब भी हमने उनका साथ नहीं दिया और यहाँ पर कत्ल गारत होती रही। आज कराची का शहरी ये चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आप यकीनन दुरुस्त तर्जुमानी कर रहे हैं इन हालात की और वाक़यात की, और आपका शिकवा भी दुरुस्त है, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आपकी बहुत जल्द दोबारा कप्तान से मुलाकात होने वाली है। अगर हो जाए तो अच्छा है, मतलब इसमें फायदा ही होगा। चले फिर हमें याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर वक्त कम है, शामी साहब डॉक्टर साहब से गुफ्तगू बहुत पुरमगज़ हो रही थी, मेरी ख्वाहिश थी कि बात आगे चल पाती, लेकिन वो वक्त अब मेरे पास बहुत कम है। लेकिन वो सर सही रोना रो रहे हैं ना कि सुनते कोई नहीं है, उनको यूज़ नहीं किया जाता, बिजली नहीं दी जा रही। JIT से बिजली तो नहीं आएगी ना शामी साहब? नहीं, मगर आमर लियाकत हुसैन तो पूरे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत है, बिल्कुल, यानी पूरे पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल वो एक कौमी सतह के शख्स हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा शामी साहब, अभी मारूफ कानूनदान जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे 2-3 मामला पे बात करनी है। सरदस्त तो जो आपने नुक्ता छोड़ा था कि ये JIT रिपोर्ट आ गई, अदालतें क्या कर रही हैं, इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, और फिर दूसरा नून लीग से मुतल्लिक़ 2-3 चीज़ें डिस्कस करनी है। तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम, शामी साहब आपसे मुखातिब होंगे। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, शामी साहब खैरियत से हैं? अच्छा आज़म साहब ये बताइए मुझे कि ये अब ये जो किस्सा है कराची का, बल्दिया टाउन का मामला हो या JIT जो हो उसकी उज़ैर बलोच की, ये सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि हम जाएंगे, कानूनी रास्ता क्या है? इतनी देर हो गई, इतने साल लग गए, ये मुकदमे जो हैं च्यूंटी की रफ्तार से चल रहे हैं, तो आखिर इनको तेज़तर कैसे किया जाए और कैसे कानून के अंदर आखिर रुकावटें क्या हैं जो दूर नहीं हो पा रही हैं? शामी साहब, पहली बात तो ये कानून तो बड़ा सीधा सा है। हमने अनफॉर्चुनेटली चीजों को बहुत ज्यादा उलझा के और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। कानून तो ये है कि एक वकूआ हुआ और उसका फौजदारी मुकदमा दर्ज हो गया, तफ्तीश होनी है, चाहे वो अगर मुकदमे की नौइयत ऐसी है कि उसमें आप JIT बना दें, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम अगर लॉ परमिट करता है, उसने रिपोर्ट दे दी, उनकी रिपोर्ट 173 जिसे हम चालान कहते हैं वो ठीक होता है। वो जब आ जाती है तो असल तो फैसला अदालतों ने करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम चीजों को इतना उलझा देते हैं। कभी एक फरीक तफ्तीश तब्दील करवाता है, जब हुकूमत की विल नहीं होती वो अंदर कारपेट रखते हैं। कई दफा जो मुतासरा फरीक हैं वो तफ्तीश से इस तरह से मुतमिन नहीं होते, वो कहते हैं दोबारा तफ्तीश करो। अदालतें कहती हैं कि बार बार तफ्तीशें कराने की बजाय आप ट्रायल फेस करवाएं लोगों को। इस वजह से कानून बड़ा सिंपल है, एक तफ्तीश काफी होती है और उसके बाद अदालत में मुकदमा जाए, गवाहान पेश हो, अदालत उन गवाहियों को सामने रखते हुए मुल्जमान से सवालों के जवाब ले और फैसला करते। सारी दुनिया में ये तरीका राइज है। लेकिन जब मामले पोलिटिसाइज हो जाते हैं उसमें दोनों फरीक, कई दफा दोनों फरीक हैं, मुल्जम जिस पे इल्जाम है वो भी और जो मुतासरा फरीक है वो सारी खैंचातानी करते हैं पुलिस तफ्तीश के लिए, हालांकि उसकी कोई लीगल वर्थ उस हवाले से नहीं है। तारड़ साहब यहाँ छोटे छोटे मामलात पे सुओ मोटो लिए जाते हैं, यहाँ सैकड़ों अफराद जो हैं उनको मक्खियों की तरह, मच्छरों की तरह मार दिया गया, दिन दहाड़े जिंदा जला दिया गया और किसी के कान पे जूं नहीं रिंगी और कोई वक्त जो मुकर्रर नहीं हुआ। यहाँ तो अदालतों को दिन रात काम करके चंद दिन के अंदर फैसला करना चाहिए था। बिल्कुल आप ठीक करें शामी साहब, अब वक्त कम है, मैं जरा तारड़ साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और नुक्ता भी उनके सामने रखना चाह रहा हूँ। तारड़ साहब, ये शहबाज शरीफ साहब सेहतियाब हो गए कोरोना से, फिर भी जारी मुकदमात में पेश नहीं हो पा रहे, क्या वजूहात हैं? मैं कर देता हूँ जी, आज भी वही मामला था। देखिए आपने भी आजकल सारे पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी दुनिया कोरोना एक्सपर्ट है, हर फैमिली में कोई ना कोई, अल्लाह सबको महफूज रखे, लेकिन किसी दोस्त या बाप में से सुना अभी उनकी सिर्फ कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया है। नंबर 1 वो कैंसर सर्वाइवर हैं, नंबर 2 उनकी एज 69 ईयर्स है, नंबर 3 उनके मेडिकल एक्सपर्ट्स ने 3 मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि आप एंटीबॉडीज कराएं और अगर आपकी इम्यूनिटी लेवल बेहतर हुआ है तो आप पब्लिक एक्सपोजर करें, वरना अपने आप को बचाएं, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ उस हवाले से कैंसर सर्वाइवर होने की वजह से वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बंदों में शामिल हैं जिनका इम्यून सिस्टम ठीक है बाकियों की निस्बत। ठीक हो गया, चलें सर, काफ़ी और दिल था कि आपसे गुफ्तगू की जाती है, अब वक्त मेरा कम है, मसला ये ब्रेक भी आ गई और मैंने शाम साहब लाला सहराई पे जिक्र करना है, इसलिए मैं ये मौजू यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। एक बड़ी अहम शख्सियत है, उनका जिक्र खैर होगा ब्रेक के बाद शामी साहब की ज़ुबानी। वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र एक ऐसे शख्सियत का जिन्हें नात लिखने की तौफीक दुआ की वजह से नसीब हुई, लाला सहराई। शामी साहब। जामी साहब, लाला सहराई उनका कलमी नाम था, मोहम्मद सादिक अब असली नाम था। मेरे बुज़ुर्ग दोस्त थे, 70 साल की उम्र में, 20 साल पहले वो इस दुनिया से रुखसत हुए।
70 साल की उम्र में हज की तौफीक हुई, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर हुए और दुआ की, और उसके नतीजे में नातें कहनी शुरू की और 10 साल उन्होंने नात कही, हम्द कही, 16 मजमुए उनके शाया हो चुके हैं। और अब उनके बच्चों ने लाला सहराई फाउंडेशन की तरफ से कुलियात शाया की है। वो ड्रामा निगार थे, वो नसर निगार थे, मुतरजम थे, उनका चेहरा मैंने लिखा है, वो फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन ये अल्लाह ताला की रहमत हुई उन पर, अल्लाह उनकी मगफरत करे, आमीन। दर्जात बुलंद करे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।